क्या हो जब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच एक खौफनाक झूठ बन जाए। आईआईटी दिल्ली की एक ठंडी रात, बंद कमरा नंबर 105 और एक बेजान लाश। जारा का कत्ल हो चुका था, लेकिन कातिल कौन? वो जो खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा, वो जो मीलों दूर अस्पताल के बेड पर लेटा था, या कोई ऐसा जिसका नाम अतीत के गहरे पन्नों में छिपा है। प्यार, नफरत, धोखे और राजनीति के इस उलझे हुए जाल में जब पूरी दुनिया केशव को कातिल मान चुकी थी, तब शुरू हुई न्याय की एक सिरहने वाली जंग। थामिए अपनी सांसें, क्योंकि सच आपकी सोच से भी ज्यादा भयानक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेतन भगत के पहले मिस्ट्री थ्रिलर उपन्यास गर्ल इन रूम 105 की। कहानी की शुरुआत दिल्ली की एक आम शांत रात से होती है, जहां केशव अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा था। केशव का अतीत उसकी पूर्व प्रेमिका जारा के इर्द गिर्द घूमता था, जिसे वह कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। जारा सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उसके सपनों का हिस्सा थी। लेकिन जात और धर्म की दीवारों, पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया था। अब जारा अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी थी। उसकी सगाई कश्मीर के एक अमीर और रसूखदार परिवार के लड़के रघु वेंकटेश से हो चुकी थी, जो हैदराबाद में अपनी एक बड़ी टेक कंपनी चलाता था और अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता था। केशव जानता था कि जारा अब किसी और की हो चुकी है, इसलिए उसने उससे दूरी बना ली थी और कॉल या मैसेज करना भी बंद कर दिया था। लेकिन उस खास रात, यानी जारा के जन्मदिन की रात, किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। रात के सन्नाटे में केशव के फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। उसने देखा कि व्हाट्सएप पर जारा के मैसेजेस आ रहे थे। केशव की धड़कनें तेज हो गईं। जब उसने मैसेजेस खोले तो उसमें लिखा था कि वह अकेली है, बहुत परेशान है और चाहती है कि केशव बिना कोई सवाल पूछे तुरंत उससे मिलने आईआईटी दिल्ली के हिमाद्री हॉस्टल आ जाए। केशव का दोस्त सौरभ उसी कमरे में था। सौरभ ने जब केशव के चेहरे की घबराहट देखी और मैसेजेस पढ़े, तो उसने तुरंत केशव को रोका। सौरभ ने समझाया कि रात के 3 बजे किसी लड़की के हॉस्टल में जाना सरासर बेवकूफ़ी है, खासकर तब जब वह लड़की किसी और से सगाई कर चुकी हो। सौरभ ने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और कानूनी रूप से भी यह गलत है। लेकिन केशव का दिल दिमाग की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जारा के मैसेजेस में एक अजीब सी लाचारी थी, एक ऐसा अनजाना खौफ महसूस हो रहा था जिसे नजरअंदाज करना केशव के लिए नामुमकिन था। उसने सौरभ को बहुत समझाया, मिन्नतें की और आखिरकार सौरभ भी भारी मन से उसके साथ जाने को तैयार हो गया। दोनों अपनी बाइक स्टार्ट करके आईआईटी दिल्ली कैंपस की ओर निकल पड़े। रात की ठंडी हवा केशव के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर जारा इतनी रात को इतनी परेशान क्यों है। जब वे हिमाद्री हॉस्टल के बाहर पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हॉस्टल का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था और वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण अपनी ड्यूटी पोस्ट पर मौजूद नहीं था। केशव हॉस्टल के रास्तों को अच्छी तरह से जानता था। वह और सौरभ हॉस्टल के पिछले हिस्से में गए, जहां एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं सीधे जारा के कमरे यानी कमरा नंबर 105 की खिड़की तक जाती थीं। केशव ने सौरभ को नीचे पहरा देने के लिए खड़ा किया और खुद दबे पांव आम के पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ की डालियों को पार करते हुए वह खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। केशव ने सावधानी से खिड़की को पूरा खोला और कमरे के अंदर कूद गया। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। एयर कंडीशनर की तेज ठंडक और कमरे में फैली महंगी शराब की गंध ने केशव का स्वागत किया। केशव धीरे धीरे आगे बढ़ा और बेड की तरफ देखने लगा। मंद रोशनी में उसे लगा कि जारा बेड पर रजाई ओढ़े सो रही है, या शायद शराब के नशे में धुत होकर लेटी हुई है। केशव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और वह उसके करीब गया। उसने जारा का नाम पुकारते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने जारा की गर्दन और चेहरे को छुआ, केशव के शरीर में एक जोरदार खौफ की लहर दौड़ गई। जारा का शरीर बर्फ की तरह जमा हुआ और ठंडा था। केशव ने तुरंत कमरे की छोटी लाइट जलाई।
सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जारा की आंखें आधी खुली हुई थीं और उसकी गर्दन पर गहरे काले और लाल रंग के निशान उभरे हुए थे। वह सांस नहीं ले रही थी। जारा की मौत हो चुकी थी। केशव का दम घुटने लगा। उसकी चीख गले में ही अटक कर रह गई। वह पागलों की तरह खिड़की के पास गया और उसने सौरभ को नीचे से ऊपर बुला लिया। जब सौरभ ने कमरे के अंदर कदम रखा और जारा की लाश देखी तो वह थर थर कांपने लगा। सौरभ ने सीधे केशव से कहा कि वे दोनों यहां से तुरंत भाग निकलें, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें यहां देख लिया तो पुलिस सीधे उन्हें ही कातिल मान लेगी। लेकिन केशव के अंदर का इंसान और जारा के लिए उसका पुराना प्यार जाग चुका था। उसने कहा कि अगर वे आज भाग गए तो जारा के कातिल का कभी पता नहीं चलेगा और उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। भारी दिल और कांपते हाथों से रात के 3:40 बजे केशव ने अपने फोन से हौज खास पुलिस स्टेशन में कॉल मिलाया और हकलाते हुए बोला कि हिमाद्री हॉस्टल के कमरा नंबर 105 में एक कत्ल हो गया है। सूचना मिलने के महज 12 मिनट बाद तड़के 3:52 बजे दिल्ली पुलिस की एक मारुति जिप्सी सायरन बजाते हुए हॉस्टल के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरे हौज खास थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर विकास राणा। उनके साथ 2 हथियारबंद सिपाही और आईआईटी के 4 सुरक्षा अधिकारी भी थे। इंस्पेक्टर राणा सीधे कमरा नंबर 105 में घुसे। उन्होंने केशव और सौरभ को ऊपर से नीचे तक घूरा। दोनों के कपड़ों पर पेड़ की छाल और धूल लगी थी और उनकी सांसों से शराब की गंध आ रही थी। राणा ने अपनी सख्त आवाज में गरजते हुए पूछा कि वे दोनों रात के 3:45 बजे किसी लड़की के कमरे में खिड़की के रास्ते क्यों घुसे थे। केशव ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन राणा के दिमाग में पहला शक गहराई से बैठ चुका था। पुलिस ने तुरंत पूरे कमरे को अपनी कस्टडी में ले लिया और दोनों दोस्तों को सीधे थाने चलने का हुक्म दिया। तड़के का समय था और हिमाद्री हॉस्टल का कमरा नंबर 105 अब आम कमरा नहीं बल्कि एक सील किया गया क्राइम सीन बन चुका था। पीले रंग की फॉरेंसिक टेप चारों तरफ बांध दी गई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ कमरे से उंगलियों के निशान, कपड़ों के रेशे और अन्य सबूत जुटाने में लगे थे। प्राथमिक जांच में ही इंस्पेक्टर विकास राणा ने जारा के गले पर पड़े निशानों को गौर से देखा और यह स्पष्ट कर दिया कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि जारा का बड़ी बेरहमी से गला घोंटा गया है। हत्यारे ने इतनी ताकत से उसका गला दबाया था कि उसकी सांस की नली पूरी तरह टूट चुकी थी। पुलिस ने मौके से जारा का आईफोन जब्त कर लिया, जो पूरी तरह से पासवर्ड से लॉक था, और साथ ही टेबल पर रखी शराब की आधी खाली बोतल, 2 कांच के गिलास और फर्श पर पड़े निशानों के नमूने सील कर दिए। इसके बाद केशव और सौरभ को पुलिस गाड़ी में बिठाकर हौज खास थाने ले जाया गया। सुबह के 5:00 बज रहे थे। थाने के अंदर की ठंडी और अजीब सी महक में केशव और सौरभ एक लकड़ी की बेंच पर बैठे कांप रहे थे। सामने टेबल पर इंस्पेक्टर विकास राणा बैठे थे, जिनके हाथ में एक कलम और केस डायरी थी। राणा ने अपनी पैनी नजरें केशव पर टिकाईं और पहला सवाल दागा कि उसका जारा से क्या रिश्ता था और वह कत्ल की रात उसके कमरे में क्या कर रहा था। केशव ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह और जारा अतीत में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब उनका कोई रिश्ता नहीं था। उसने अपना फोन अनलॉक करके जारा के भेजे गए आखिरी व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए, जिनमें जारा ने खुद उसे तुरंत आने को कहा था। इंस्पेक्टर राणा ने मैसेजेस को ध्यान से पढ़ा और फिर थाने के रजिस्टर, कैंपस के एंट्री टाइम और कॉल डिटेल्स का मिलान करना शुरू किया। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक केशव और सौरभ रात 3:14 बजे कैंपस के मुख्य गेट पर पहुंचे थे। 3:20 बजे केशव खिड़की से कमरे में घुसा था और 3:40 बजे उसने खुद पीसीआर को फोन करके कत्ल की सूचना दी थी। जब फॉरेंसिक डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि लाश की अकड़न यानी रिगर मोर्टिस और शरीर के ठंडेपन के हिसाब से जारा की मौत रात 1:00 बजे से 2:30 बजे के बीच ही हो चुकी थी। इस वैज्ञानिक समय सीमा ने केशव और सौरभ को कत्ल के सीधे आरोप से तो बचा लिया, क्योंकि जिस वक्त जारा का कत्ल हुआ था उस वक्त केशव अपने घर पर था और उसके कई गवाह मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद वे दोनों अवैध रूप से घुसपैठ करने
और मुख्य संदिग्ध होने के दायरे से बाहर नहीं निकले थे। इसके बाद पुलिस ने जारा के निजी संपर्कों की पड़ताल शुरू की। जारा के मंगेतर रघु वेंकटेश का नाम सबसे ऊपर था। जब पुलिस ने हैदराबाद में रघु से संपर्क करने की कोशिश की तो एक बेहद अजीब जानकारी सामने आई। पता चला कि रघु खुद हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती था। 3 दिन पहले हैदराबाद में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी पसलियां टूट गई थीं और उसका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जब हैदराबाद पुलिस की मदद से अस्पताल के रिकॉर्ड्स और रघु के मोबाइल नंबर की सेल टॉवर लोकेशन निकाली तो वह कत्ल की पूरी रात हैदराबाद के अस्पताल में ही पाई गई। इस तरह रघु के पास कत्ल के वक्त दिल्ली में न होने का एक ठोस और पक्का सबूत यानी एलिबाई मौजूद था। वह चाहकर भी दिल्ली आकर जारा का कत्ल नहीं कर सकता था। इसी बीच सुबह होते होते जारा के पिता सफदर लोन कश्मीर से उड़कर दिल्ली पहुंचे। अपनी इकलौती और होनहार बेटी की अचानक हुई हत्या ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। वे एक सम्मानित और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। जब इंस्पेक्टर राणा ने उनसे निवेदन किया कि केस को मजबूत बनाने के लिए जारा की विस्तृत ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम की जरूरत है, तो सफदर लोन ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और वे उसके शव की चीर फाड़ कराकर उसकी आत्मा को और कष्ट नहीं देना चाहते। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों का हवाला दिया और पुलिस से अनुरोध किया कि उन्हें शव सौंप दिया जाए ताकि वे उसे इज्जत अपने गृहनगर ले जाकर दफना सकें। वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस को सफदर लोन की बात माननी पड़ी। बिना विस्तृत पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके कारण हत्या के तरीके और शरीर पर मौजूद सूक्ष्म फॉरेंसिक सबूतों का एक बहुत बड़ा जरिया हमेशा के लिए बंद हो गया। जैसे जैसे सूरज ढलता गया और दोपहर के 12:00 बजे हौज खास थाने के बाहर का माहौल एकदम बदल गया। करीब 30 से 40 न्यूज चैनलों की ओबी वैन, दर्जनों रिपोर्टर्स और कैमरामैन थाने के गेट पर जमा हो गए थे। आईआईटी दिल्ली जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में एक कश्मीरी छात्रा की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। टीआरपी की भूख में अंधे हो चुके न्यूज चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के अपनी मनगढ़ंत थ्योरी चलानी शुरू कर दी। चूंकि केशव के पिता एक दक्षिणपंथी राजनीतिक संगठन आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे और जारा एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए मीडिया ने इस पूरे मामले को सांप्रदायिक, राजनीतिक और लव जिहाद के एंगल से उछालना शुरू कर दिया। टीवी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आईआईटी मर्डर मिस्ट्री। क्या आरएसएस नेता के बेटे ने लिया प्यार का बदला? या रात के अंधेरे में खिड़की से घुसा सिरफिरा आशिक, झारा का कत्ल। केशव और उसके पूरे परिवार की तस्वीरें हर चैनल पर दिखाई जाने लगीं। उसकी पढ़ाई, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके चरित्र को सरेआम नीलाम किया जाने लगा। केशव थाने से बाहर निकला तो पत्रकारों के तीखे सवालों और कैमरों की फ्लैश लाइटों ने उसका रास्ता रोक लिया। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी कि टीवी पर चल रहा हर शब्द झूठ है। इसी बीच पुलिस अपनी जांच के सिलसिले में हिमाद्री हॉस्टल के स्टाफ और सुरक्षा गार्ड से पूछताछ कर रही थी। इंस्पेक्टर राणा ने हॉस्टल के मुख्य गार्ड लक्ष्मण को कड़ी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। शुरुआत में लक्ष्मण घबराया हुआ था और अपनी बात से मुकर रहा था, लेकिन जब राणा ने उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी दी तो लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा राज उगल दिया। जब पुलिस ने हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से मिलान किया तो सामने आया कि कत्ल वाली रात को 2-2 बजे से लेकर 2:41 बजे तक हॉस्टल का मुख्य गेट और पिछला हिस्सा पूरी तरह से मानवरहित था। लक्ष्मण उस पूरे 39 मिनट के दौरान अपनी ड्यूटी पोस्ट छोड़कर पास के टी स्टॉल पर चाय पीने और गार्ड रूम में आराम करने चला गया था। यह 39 मिनट का समय पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इसका मतलब साफ था कि असली कातिल को हॉस्टल के अंदर घुसने, जारा के कमरे तक जाने, उसका गला घोंटने
और वहां से बिना किसी की नज़र में आए बाहर निकलने के लिए पूरे 39 मिनट का खुला समय मिला था। कातिल को हॉस्टल के सुरक्षा नियमों और गार्ड की लापरवाही की पूरी जानकारी थी। पुलिस अब इस 39 मिनट की विंडो के आधार पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो गई। लेकिन एक और बड़ी रुकावट थी ज़ारा का आईफोन का पासवर्ड इतना जटिल था कि दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल के एक्सपर्ट्स भी कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। केशव जानता था कि ज़ारा अपने फ़ोन में अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े पल को रिकॉर्ड करती थी। उसके फ़ोन में निश्चित तौर पर कातिल का कोई न कोई सुराग, मैसेज या कॉल रिकॉर्ड छुपा हुआ था। केशव ने इंस्पेक्टर राणा से विनती की कि वह उसे एक बार फ़ोन इस्तेमाल करने दे। शायद वह ज़ारा के किसी खास पैटर्न या कोड को पहचान सके, लेकिन कानूनी नियमों का हवाला देते हुए राणा ने एक आम नागरिक को सबूत सौंपने से साफ इनकार कर दिया। केशव को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि पुलिस पर मीडिया और ऊपर के अधिकारियों का भारी दबाव है। पुलिस इस केस को किसी अनजाने हमलावर की फाइल बनाकर हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी में थी, क्योंकि ज़ारा के पिता भी केस को आगे नहीं खींचना चाहते थे। अपने कमरे पर वापस लौटकर केशव ने जब खुद को आईने में देखा तो उसे अपने चेहरे पर लगे कातिल के अदृश्य कलंक का एहसास हुआ। उसके पिता ने फोन करके उसे तुरंत दिल्ली छोड़कर घर वापस आने को कहा, लेकिन केशव ने फैसला कर लिया था कि वह भागने वाला नहीं है। उसने अपने दोस्त सौरभ का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर वे चुप बैठ गए तो दुनिया उसे हमेशा ज़ारा का कातिल समझेगी और ज़ारा को कभी न्याय नहीं मिलेगा। सौरभ ने शुरुआत में डर जताया, लेकिन केशव की आंखों में सच की चमक देखकर उसने कसम खाई कि वह इस लड़ाई में आखिरी सांस तक उसका साथ देगा। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे पुलिस और मीडिया पर निर्भर रहने के बजाय खुद इस मर्डर मिस्ट्री की एक एक परत खोलेंगे। अपनी निजी जांच की शुरुआत करने के लिए केशव और सौरभ ने तय किया कि उन्हें सबसे पहले वारदात के केंद्र यानी हिमाद्री हॉस्टल के कमरा नंबर 105 में दोबारा जाना होगा। हालांकि कमरे को पुलिस ने सील कर रखा था, लेकिन केशव को उस हॉस्टल के सारे गुप्त रास्ते पता थे। रात के सन्नाटे में हॉस्टल में रहने वाली एक परिचित छात्रा की मदद से केशव और सौरभ पुलिस की सील से बचते हुए खिड़की के रास्ते दोबारा ज़ारा के कमरे में दाखिल हुए। कमरे के अंदर सन्नाटा पसरा था और हवा में अब भी उस खौफनाक रात की नमी महसूस हो रही थी। केशव ने टॉर्च की हल्की रोशनी में ज़ारा की किताबों, उसकी अलमारी, उसके बैग और स्टडी टेबल की एक एक चीज को खंगालना शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अलमारी के सबसे निचले हिस्से में कपड़ों के ढेर के पीछे छिपा हुआ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उस डिब्बे के अंदर एक बंद लिफाफा रखा था जिस पर कश्मीर के एक पारंपरिक हस्तशिल्प का लोगो छपा था। केशव ने जब लिफाफा खोला तो उसके अंदर से कुछ रंगीन तस्वीरें और बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें बाहर निकली। तस्वीरों को देखते ही केशव के होश उड़ गए। उन तस्वीरों में ज़ारा कश्मीर के एक चर्चित और उग्र विचारधारा वाले युवा नेता इरफान के साथ बेहद करीब दिखाई दे रही थी। इरफान कश्मीर में युवाओं को एकजुट करने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। बैंक रसीदों की जांच करने पर पता चला कि ज़ारा हर महीने अपने बैंक खाते से एक बहुत बड़ी रकम कश्मीर के एक एनजीओ के खाते में ट्रांसफर कर रही थी और उस एनजीओ को बैकग्राउंड से इरफान ही चला रहा था। केशव के मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। क्या ज़ारा किसी राजनीतिक या भारत विरोधी संगठन का हिस्सा बन चुकी थी, या फिर इरफान ज़ारा को उसकी किसी पुरानी बात या तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे वसूल रहा था। केशव को याद आया कि अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले ज़ारा ने बातचीत में अनमने ढंग से कश्मीर के राजनीतिक तनाव और अपने ऊपर बढ़ रहे किसी अनजान दबाव का जिक्र किया था। इसके बाद सौरभ ने पुलिस स्टेशन के अपने एक परिचित सिपाही के जरिए ज़ारा की अनऑफिशियल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की कॉपी हासिल कर ली। सीडीआर शीट की बारीकी से जांच करने पर एक बेहद चौंकाने वाला सुराग सामने आया। कत्ल वाली रात यानी 20 बजे से ठीक पहले ज़ारा के फोन पर एक अनजान कश्मीरी मोबाइल नंबर से लगातार 5 बार मिस्ड कॉल आए थे। केशव ने जब उस नंबर की लोकेशन और ट्रू कॉलर डेटा ट्रैक करने की कोशिश की तो पता चला कि वह सिम कार्ड फर्जी पते पर लिया गया था, लेकिन कत्ल की रात
उसकी आखिरी एक्टिव लोकेशन आईआईटी दिल्ली के कैंपस के बिल्कुल पास सफदरजंग इलाके में दिखा रही थी। केशव ने पुरानी दिल्ली के उन इलाकों की छानबीन शुरू की जहां कश्मीरी लोग अक्सर आकर ठहरते हैं। खोजबीन करते करते केशव पुरानी दिल्ली के एक छोटे से लॉज में पहुंचा। वहां के वेटर और मैनेजर को थोड़ी रिश्वत देकर जब पूछताछ की गई तो मैनेजर ने रजिस्टर की प्रविष्टि दिखाई। रिकॉर्ड के मुताबिक इरफान वारदात से 2 दिन पहले दिल्ली आया था और उसी लॉज में रुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लॉज के नाइट चौकीदार ने पुष्टि की कि इरफान कत्ल वाली रात को 1:30 बजे लॉज से बाहर निकला था और तड़के 4:00 बजे वापस लौटा था। यह वही समय था जब हॉस्टल का गार्ड लक्ष्मण अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब था। केशव का शक अब इरफान पर पूरी तरह से गहरा गया था। उसे लगा कि इरफान पैसों की हवस में या ज़ारा द्वारा आगे पैसे देने से मना करने पर दिल्ली आया, गार्ड की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर खिड़की या दरवाजे से कमरे में घुसा और बहस के बाद ज़ारा का गला घोंटकर भाग गया। अब 2 बड़े संदिग्ध सामने खड़े थे। एक तरफ इरफान, जिसका सीधा कनेक्शन कत्ल की रात की टाइमलाइन से जुड़ रहा था, और दूसरी तरफ रघु, जिसके पास अस्पताल का मजबूत बहाना था। केशव को समझ आ गया था कि दिल्ली में बैठकर इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन है। ज़ारा के अतीत, इरफान के सच और उस गुप्त फंडिंग की पूरी हकीकत जानने के लिए उसे कश्मीर की वादियों में जाना ही पड़ेगा। अगली ही सुबह केशव और सौरभ श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें शहर के माहौल में एक अजीब सी भारीपन और खामोशी का एहसास हुआ। जगह जगह सुरक्षा बलों के बंकर, कंटीले तार और गश्त लगाते जवान तैनात थे। केशव का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। उसे किसी भी तरह इरफान से सीधे मिलकर सच उगलवाना था और यह पता लगाना था कि ज़ारा के खाते से जा रहे पैसों का असली मकसद क्या था। कश्मीरी दोस्तों के नेटवर्क की मदद से केशव को पता चला कि इरफान लाल चौक के पास बने एक पुराने 2 मंजिला मकान से अपना दफ्तर चलाता है। रात ढलते ही केशव और सौरभ अपनी जान जोखिम में डालकर इरफान के ठिकाने पर पहुंचे। वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण था। आसपास संदिग्ध किस्म के युवक घूम रहे थे। केशव बिना डरे सीधे उस कमरे का दरवाजा धकेलकर अंदर घुस गया जहां इरफान बैठा हुआ था। इरफान ने अचानक 2 अनजान लड़कों को अपने सामने देखा तो वह भड़क गया और उसने अपने आदमियों को आवाज देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने केशव का चेहरा पहचाना वह रुक गया। केशव ने बिना कोई समय गंवाए इरफान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वह जानता है कि कत्ल की रात वह दिल्ली में ही मौजूद था। उसकी लोकेशन आईआईटी कैंपस के पास थी और वह रात को 1:30 बजे लॉज से बाहर निकला था। केशव ने चिल्लाते हुए पूछा कि उसने ज़ारा को क्यों मारा। इरफान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और कड़क आवाज में बोला कि केशव एक नंबर का बेवकूफ है जो कुछ नहीं जानता। इरफान ने कहा कि वह ज़ारा से बचपन से प्यार करता था और उसकी बेहद इज्जत करता था। वह उसे मारने नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए दिल्ली गया था। इरफान के इस बयान ने केशव को चौंका दिया। इरफान ने पूरी सच्चाई खोलकर रख दी। उसने बताया कि ज़ारा जिस एनजीओ को पैसे भेज रही थी वह किसी देश विरोधी गतिविधि के लिए नहीं था, बल्कि कश्मीर के उन अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए था जिनके माता पिता हिंसा में मारे गए थे। ज़ारा अपनी पॉकेट मनी और वजीफे से उन बच्चों की मदद करती थी, लेकिन असली खौफनाक सच ज़ारा के मंगेतर रघु वेंकटेश का था। इरफान ने खुलासा किया कि रघु की जो टेक कंपनी बाहर से बहुत सफल दिखती थी, वह अंदर से पूरी तरह कंगाल और कर्ज में डूबी हुई थी। रघु ने सट्टेबाजी और गलत धंधों में करोड़ों रुपए गंवा दिए थे। वह ज़ारा से प्यार नहीं करता था, बल्कि ज़ारा के पिता सफदर लोन की अपार संपत्ति, उनके राजनीतिक संपर्कों और रसूख का इस्तेमाल करके खुद को बैंकरप्ट होने से बचाना चाहता था। जब ज़ारा को रघु के इस भयानक सच और उसके फर्जीवाड़े का पता चला तो उसने शादी और सगाई तुरंत तोड़ने का फैसला कर लिया था। इरफान ने आगे बताया कि ज़ारा ने कत्ल से 2 दिन पहले उसे फ़ोन करके रोते हुए कहा था कि रघु उसे ब्लैकमेल कर रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर उसने शादी तोड़ी तो वह उसकी कुछ निजी और आपत्तिजनक
तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर देगा। इरफान उसी रात ज़हरा को ढाढ़स बंधाने और उसे सुरक्षा देने के लिए दिल्ली आया था। लेकिन जब वह हॉस्टल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ज़हरा के कमरे की लाइट बंद थी और माहौल शांत था, इसलिए वह वापस लौट आया। इरफान की आंखों में झलकता दर्द देखकर केशव को एहसास हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। अब पूरी तस्वीर केशव के सामने साफ होने लगी थी। असली खिलाड़ी इरफान नहीं बल्कि रघु वेंकटेश था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि रघु तो हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती था, फिर वह दिल्ली आकर कत्ल कैसे कर सकता था। केशव ने तुरंत हैदराबाद में रहने वाले अपने कॉलेज के सहपाठी अमित को फोन मिलाया। केशव ने अमित को सारी स्थिति समझाई और उससे गुजारिश की कि वह तुरंत अपोलो अस्पताल जाए और किसी भी तरह रघु के मेडिकल रिकॉर्ड्स और अस्पताल के अंदरूनी फुटेज की सच्चाई पता करे। अमित ने अपने एक डॉक्टर रिश्तेदार की मदद से अस्पताल के अंदर की जानकारी निकाली। कुछ घंटों बाद जब अमित का फोन आया तो उसने जो खुलासा किया उसने पूरे केस के चिथड़े उड़ा दिए। अमित ने बताया कि रघु जिस वीआईपी वार्ड में भर्ती था, उस वार्ड के गलियारे का सीसीटीवी कैमरा कत्ल वाली पूरी रात यानी करीब 6 घंटे के लिए तकनीकी खराबी के नाम पर बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जिस डॉक्टर ने रघु की गंभीर चोटों की रिपोर्ट तैयार की थी, उसके निजी बैंक खाते में कत्ल के ठीक अगले दिन 15 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। अब सारा खेल शीशे की तरह साफ हो चुका था। रघु ने खुद पर हमले का एक नाटक रचा था ताकि उसके पास कत्ल के वक्त अस्पताल में होने का अटूट सबूत बन सके। वह चुपके से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन या सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचा, कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और वापस आकर अपने अस्पताल के बेड पर लेट गया। लेकिन कानून की अदालत में सिर्फ थ्योरी नहीं चलती। रघु को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए केशव को एक ऐसा फॉरेंसिक सबूत चाहिए था जिसे रघु का कोई भी वकील झुठला न सके। श्रीनगर से तुरंत दिल्ली लौटकर केशव और सौरभ अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई की तैयारी में जुट गए। वे जानते थे कि रघु एक बेहद चालाक और प्रभावशाली इंसान है जो अपने पैसों के दम पर किसी भी सबूत को मिटा सकता है। केशव ने कत्ल की रात पुलिस द्वारा ली गई क्राइम सीन की दर्जनों हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों और फॉरेंसिक लैब की शुरुआती रिपोर्ट की कॉपी को दोबारा टेबल पर फैलाया। वह और सौरभ घंटों तक उन तस्वीरों को घूरते रहे, एक एक कोने की बारीकी से जांच करते रहे। अचानक सौरभ की उंगली टेबल पर रखी शराब की बोतल और 2 कांच के गिलासों की तस्वीर पर जाकर रुक गई। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में लिखा गया था कि दूसरे गिलास में थोड़ी सी शराब बची हुई थी और उस गिलास के ऊपरी किनारे पर किसी के होंठों के निशान थे। फोरेंसिक लैब के एक छोटे से फुटनोट पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था, जिसमें लिखा था कि उस गिलास के किनारे पर एक बेहद दुर्लभ क्यूबन सिगार के तंबाकू के सूक्ष्म कण और लार यानी सलाइवा के नमूने पाए गए थे। केशव के दिमाग में बिजली कौंधी, ज़ारा कभी सिगार या स्मोकिंग नहीं करती थी। केशव खुद सिगार को हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन रघु वेंकटेश को महंगे और दुर्लभ क्यूबन सिगार पीने का बहुत बड़ा शौक था और वह अक्सर अपनी सोशल मीडिया रील्स में सिगार के साथ दिखता था। यह वही सबूत था जो साबित कर सकता था कि कत्ल की रात रघु कमरा नंबर 105 के अंदर बैठा हुआ शराब और सिगार पी रहा था। केशव बिना एक पल गंवाए सीधे हौज खास थाने भागा। वह इंस्पेक्टर विकास राणा के केबिन में घुसा और उनके सामने हैदराबाद अस्पताल के फर्जीवाड़े, 15 लाख की रिश्वत और सिगार वाले डीएनए फॉरेंसिक सुराग के सारे कागजात पटक दिए। इंस्पेक्टर राणा ने जब सारे सबूतों को एक साथ जोड़ा तो उनकी आंखों में भी सच्चाई चमकने लगी। उन्होंने माना कि केस का रुख पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन राणा ने कहा कि अदालत में रघु को खड़ा करने के लिए उन्हें ज़ारा के लॉक्ड आईफोन के अंदर छुपे सीधे सबूतों की जरूरत होगी। राणा ने ज़ारा का जब्त किया हुआ आईफोन केशव के हाथों में थमा दिया और कहा कि यह उनका आखिरी मौका है। केशव ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। उसने ज़ारा की जन्मतिथि, उसका रोल नंबर, रघु का नाम, केशव का नाम जैसी दर्जनों संभावनाएं आजमाई, लेकिन हर बार स्क्रीन पर रॉन्ग पासवर्ड का रेड अलर्ट आ जाता था। फोन अब लॉक होने के आखिरी कगार पर था। केशव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सांसें थाम लीं। उसने ज़ारा के साथ बिताए उन हसीन पलों को याद किया जब ज़ारा पहली बार आईआईटी
दिल्ली आई थी। झारा ने एक बार मुस्कुराते हुए केशव से कहा था कि हिमाद्री हॉस्टल का यह कमरा नंबर 105 उसकी जिंदगी का सबसे सुरक्षित और पसंदीदा ठिकाना है। केशव की उंगलियों ने स्क्रीन पर टाइप किया ITD 105। एक हल्की सी बीप की आवाज हुई और आईफोन की स्क्रीन अनलॉक हो गई। केशव ने तुरंत फोन के वॉइस मेमो और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फोल्डर को खोला। वहां कत्ल वाली रात 2:15 AM की एक ऑडियो फाइल सेव थी। केशव ने जैसे ही प्ले बटन दबाया, पूरे थाने के केबिन में सन्नाटा छा गया और स्पीकर से जारा व रघु की तीखी आवाजें गूंजने लगीं। रिकॉर्डिंग में जारा की डर से कांपती हुई आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रघु, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो हैदराबाद के अस्पताल में थे ना? इस पर रघु की कड़क और वहशी आवाज आई। तुम्हें क्या लगा जारा? तुम मुझसे सगाई तोड़ोगी और मुझे बर्बाद करोगी? मुझे पता है तुम पुलिस के पास जाकर मेरे सारे राज खोलने वाली हो। इसके बाद झारा की रोने और चीखने की आवाजें आईं। छोड़ो मुझे रघु, दूर हटो मुझसे। और फिर रघु का खौफनाक अट्टहास, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हाथापाई, गिलास गिरने और झारा का दम घुटने की दर्दनाक आवाजें आईं, जिसके बाद सिर्फ सन्नाटा रह गया। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग रघु के कत्ल का ऐसा पुख्ता और अकाट्य सबूत थी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती थी। इंस्पेक्टर विकास राणा ने तुरंत दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित की और हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। जब दिल्ली पुलिस अपोलो अस्पताल के VIP वार्ड में दाखिल हुई तो रघु अपने बेड पर बड़े आराम से लेटा हुआ था, यह सोचकर कि उसने एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया है और वह कानून की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन जब इंस्पेक्टर राणा ने उसके सामने जारा के फोन की वह खौफनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाई और गिलास से मिले उसके DNA सैंपल का वारंट दिखाया तो रघु का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। पुलिस ने रघु वेंकटेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही रिश्वत लेने वाले डॉक्टर, फर्जी हमला करने वाले गुंडों और ड्यूटी से भागने वाले गार्ड लक्ष्मण को भी कानून के शिकंजे में ले लिया गया। कुछ ही हफ्तों में अदालत में केस चला और रघु को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राष्ट्रीय मीडिया ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और केशव की समझदारी व बहादुरी की खबरें छापीं। लेकिन केशव के लिए यह कोई जश्न का पल नहीं था। उसने अपनी पहली और सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया था। कहानी के अंतिम दृश्य में केशव IIT दिल्ली के हिमाद्री हॉस्टल के बाहर उसी विशाल आम के पेड़ के नीचे अकेला खड़ा होता है। रात की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। केशव आसमान में चमकते तारों की तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू छलककर गालों पर बह निकलते हैं, लेकिन उसके दिल में एक गहरा सुकून होता है। वह हवा में बुदबुदाता है, अलविदा ज़ारा, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिल गया। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं आप अगली कौन सी किताब की समरी चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।